वेलकम टू एसएससी मेडी जी। पूरे भारत की सरकारी नौकरियों पर गुजरात मॉडल लागू करने की कोशिश की जा रही है। हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो सरकारी नौकरियों में जिस तरह से बदलाव किए गए हैं उसको देखकर यही प्रतीत होता है। किस तरह से देश के यूथ को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, उनके सालों की मेहनत को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है इस सरकार के द्वारा। आप सभी को पता होगा कि ये जो सरकार है, करंट गवर्नमेंट जो कि उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है या सेंट्रल लेवल में है, ये बिल्कुल भी रोजगार नहीं देना चाहते हैं किसी को भी। ये तो आपको सबको पता चल चुका होगा। जिस लेवल पर इतने बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन किया गया था और जिस तरह से कम वैकेंसी निकाली जा रही है, जिस तरह से सरकारी नौकरियों के प्रति इनका जो रवैया है, कम वैकेंसी निकालना, समय पर ज्वाइनिंग न देना, समय पर एग्जाम कंडक्ट न कराना, धांधली करवाना, उसके बाद मैटर को कोर्ट केस में फंसवा देना, उसके बाद अगर विद्यार्थी विरोध करे तो उसके ऊपर लाठीचार्ज करना, सीबीआई में अटका देना। तो जो 6 महीने की प्रोसेस होनी चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने से, उसकी नोटिफिकेशन आने से ज्वाइनिंग तक की, जो डीओपीटी का रूल है वो अब पंचवर्षीय योजना बन चुकी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये सब सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। सरकारें चाहती नहीं है इस शिक्षण व्यवस्था को चेंज करना। सरकार रोजगार देना नहीं चाहती। अब सरकार ये डायरेक्ट तो कह नहीं सकती कि हम तुमको रोजगार नहीं देंगे, हम सरकारी नौकरियां नहीं निकालेंगे, हम वैकेंसीज नहीं निकालेंगे। तो सरकार ने एक नई तरकीब निकाली। तो सिस्टम को, वो तरकीब ये है कि सिस्टम को ही इतना खराब कर दिया जाए, सरकारी नौकरियों को जो सिस्टम का ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि लोग इसमें आए ही नहीं। तो ऐसा ही कुछ किया गया है उत्तर प्रदेश में। और ये पूरा का पूरा जो मॉडल बेस्ड है, देख लिए, ये जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा डीओपीटी को लेटर लिखा गया, पूरा ऑफिशियल लेटर। कुछ लोग MKPI जिसे कहते हैं, मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन उसके पहले हमें गुजरात मॉडल के बारे में जानना होगा कि गुजरात मॉडल क्या है और ये क्यों लागू किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और धीरे धीरे ये एसएससी में और सेंट्रल लेवल पर भी लागू हो जाएगा। आपको पता है कि गवर्नमेंट बहुमत में है, ये कभी भी कुछ भी कर सकती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश में जो चेंजेस किए गए सरकारी नौकरियों में, ये भी हमको पता नहीं था, लेकिन अचानक से कल ही पता चला। तो इस तरह से सेंट्रल लेवल में भी हो जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। बैंक तो बिक ही चुकी है, बैंक प्राइवेटाइज हो चुकी है, रेलवे प्राइवेटाइज हो चुकी है, रेलवे बिक चुकी है। बचा क्या है? जो थोड़ी बहुत गवर्नमेंट जॉब है वो भी बेच दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात मॉडल में। गुजरात मॉडल की अगर मैं बात करूं तो गुजरात मॉडल में अगर आप गुजरात में हैं और वहां पर कोई भी एग्जामिनेशन को अगर आप क्रैक करते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो या ग्रुप बी की एग्जामिनेशन हो, अगर इन तीनों में से कोई भी एग्जामिनेशन को आप क्रैक करते हैं तो आपको 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब होता है ठेके पर। जिस तरह से हम आम लोग ठेके पर काम करते हैं वैसे ही ठेके पर रखा जाएगा। और इसके अलावा सबसे शॉकिंग चीज़ आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 साल तक आपको इनकम मिलेगी 5,000 रुपये। यह फिक्स पेमेंट है। भले आप ग्रुप बी में सेलेक्ट हुए हैं, आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए 80,000, लेकिन यहाँ पर 80,000 नहीं मिलेगी, आपको 5 साल तक 5,000 रुपये मिलेगी। और ये जो 5 साल तक आपको 5,000 मिल रहे हैं, इसमें भी गारंटी नहीं है कि आपको 5 साल बाद ये 80,000 मिलेगी। यहाँ पर भी आपकी चेकिंग होती रहती है। मतलब टाइम पर अगर जो सामने वाले ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट को आपका काम सेटिस्फैक्ट्री लगा, तभी आपको ये 80,000 मिलेगा, वरना आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और ये जो आपका काम सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं उनके लिए, इसका कोई भी पैमाना नहीं है। किसी को नहीं पता कि क्या देखा जाता है। अब यही सेम चीज़ जो है लागू की जा रही है उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए कि आप 7-8 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, लाखों रुपए वहाँ पर खर्च करें, एक मेंटल प्रेशर से होकर गुजरें, उसके बाद अगर आपको सिलेक्शन में मिलता है तो 5 साल तक 5,000। और इसके अलावा तो उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है वो तो 1 कदम और 10 कदम आगे निकल गई। उसने तो बहुत सारे चेंजेस किए हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। देख लीजिए चेंजेस क्या किए गए हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कि अगर आपने मतलब गवर्नमेंट जॉब ले ली तो गवर्नमेंट जॉब में 5 साल तक तो यही वाला है 5,000, या गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करे 5,000 से 10,000 के बीच में ही होगा, वो ज़्यादा पेमेंट नहीं देंगे। 5 साल तक आपको 5 से 10,000 रुपये जो फिक्स पेमेंट रखेंगी वो आपको मिलेगा। इसके अलावा 6-6 महीने पर आपको, जैसा मैंने कल बताया था कि एग्जामिनेशन होगी, अगर एग्जामिनेशन में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, 60% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे आपके, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए मतलब आप क्वालिफाई होंगे। आपको 10 एग्जामिनेशन देनी होगी 5 साल में। अगर आप एक भी एग्जामिनेशन में फेल होते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। भैया ये कौन सा सिस्टम है? इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। आपको सबसे पहले शिक्षा को समझना होगा कि शिक्षा क्या है। एक आम आदमी जो है, एक मिडिल क्लास फैमिली, उसके हाथ में शिक्षा ही एक सबसे बड़ा हथियार है। आप किसी बिजनेसमैन या सेलिब्रिटी की औलाद तो है नहीं कि आप कोई कुछ भी काम कर सकते हैं। आप शिक्षा नहीं लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। आपने कोई स्किल डेवलप कर लिया, कहीं भी इधर उधर विदेशों में पढ़ के आ गए हैं,
तो वो आप किसी बिजनेसमैन या सेलिब्रिटी की औलाद नहीं है जिसको अगर वो लोग शिक्षा प्राप्त ना करें तब भी उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपको अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना है तो शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है, और शिक्षा का यूज करके ही आप अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब इसी में सबसे बड़ा हथियार था, एक पुअर स्टूडेंट्स के लिए, पुअर फैमिली के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, कि वो अपनी शिक्षा के दम पर कोई हायर पोस्ट या लोअर पोस्ट या कोई भी पोस्ट क्रैक करके एक जीवन स्तर अचानक से उसका बढ़ जाता था, तो वो अपने परिवार को उठा लेता था। एक जो लोअर लेवल पर है, जो उसकी आजीविका चल रही है, लोअर लेवल पर जिंदगी जी रहा है, उसको थोड़ा उठा लेता था, जिससे थोड़े समृद्ध लोगों की श्रेणी में आ जाता था। तो ये शिक्षा सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन अब गवर्नमेंट का जो रवैया है कि इसको ही प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है, मतलब अब गवर्नमेंट जॉब रहेगी नहीं। अब आप मान लिए कि आप बहुत ज़्यादा पुअर हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप शिक्षा लेकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट जॉब रहेंगी ही नहीं, तो वो आप तो कहीं काम नहीं आएगा। आपको पता होगा 1 साल पहले यूपीएससी में लेटरल एंट्री स्टार्ट कर दी गई थी। लेटरल एंट्री का मतलब कि कुछ सीटें 150 के आसपास सीटें जो होती हैं, 500 से 700 सीटें हैं यूपीएससी में साल की, उसमें से जो 150 के आसपास की सीटें हैं उनको लेटरल एंट्री के द्वारा गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि इसको भरा जाएगा। मतलब आपको आईएएस आईपीएस बनने के लिए एग्जामिनेशन क्रैक करने की जरूरत नहीं, यूपीएससी क्रैक करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको प्री देना है, ना ही आपको मेंस देना है, ना ही आपको इंटरव्यू देना है। अगर अब ये जो पैमाना डिसाइड किया, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यूपीएससी लेटरल एंट्री में गवर्नमेंट किसी को भी गवर्नमेंट किसी को भी सिलेक्ट कर लेगी। अब आप ये मानिए कि यूपीएससी की जो लेटरल एंट्री है इसमें कौन सिलेक्ट होंगे? इसमें होंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन की औलादे, बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे। अब जब ये लोग सिलेक्ट होंगे तो आपको क्या लगता है, ये लोग जो पॉलिसी बनाएंगे तो ये जो आम इंसान है उसके हक को ध्यान में रख के बनाएंगे? ये लोग अपने फायदे के लिए पॉलिसी बनाएंगे। अभी भी जो पॉलिसी जितनी बनाई जाती है वो जितने अपर जो ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, यही लोग बनाते हैं। जितने ऑफिसर्स हैं यही लोग पॉलिसी बनाते हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में जो पॉलिसी लागू की गई है कि 5 साल तक संविदा पर रखा जाएगा, ये पॉलिसी भी इन्हीं ऑफिसर्स ने बनाई है। अब जब इन ऑफिसर्स ने बनाई है तो इन लोगों ने क्या किया कि ग्रुप डी, ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो कर्मचारी हैं उनको इंक्लूड किया, लेकिन ग्रुप ए के कर्मचारी, जिसमें ये आईएएस आईपीएस और पीसीएस अधिकारी खुद आते हैं, इन लोगों ने खुद को इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या आप सरकारी कर्मचारी नहीं है? क्या 5 साल की जो संविदा आप पे लागू नहीं होती है? क्या 5 साल में स्टार्टिंग में आपकी फिक्स पेमेंट नहीं होनी चाहिए 5,000? क्या 5 साल में ऐसा भी नहीं कि आपको जो बेनिफिट होते हैं सब ग्रुप बी, ग्रुप डी और ग्रुप सी के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, तो आपको क्यों मिलना चाहिए? आपको भी नहीं मिलना चाहिए। 5 साल में आपका भी 6-6 महीने पर टेस्ट होना चाहिए। आपने खुद को इंक्लूड क्यों नहीं किया? अगर इन ऑफिसर्स ने पॉलिसी बनाई है तो इन ऑफिसर्स को खुद को भी इंक्लूड करना चाहिए था, नेताओं को भी इंक्लूड करना चाहिए था, एमएलएस को भी इंक्लूड करना चाहिए था। तो इन लोगों ने खुद को इंक्लूड क्यों नहीं किया? खाली ये जो लोअर पोस्टें हैं ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, इन लोगों को ही इंक्लूड क्यों किया गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब अब इन लोगों ने जब जब आपको पता है जब शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आपको पता ही होगा कि रेलवे, आपने कभी सोचा था 2-3-4 साल पहले कि रेलवे कभी प्राइवेटाइज होगी? आपको पता है रेलवे में किस लेवल पर प्राइवेटाइजेशन हुआ है? पूरी की पूरी रेलवे बेच दी गई है। अब अभी जो वैकेंसी आई है ग्रुप डी की और जो ये एनटीपीसी की, इस पर मत जाइए। ये वैकेंसी 2019 लोकसभा इलेक्शन के पहले लाई गई थी। आपको क्या कानो कान भनक हुई थी कि उस समय रेलवे प्राइवेटाइज होने वाली है? उस समय जो ये वैकेंसी डिक्लेयर की गई थी वो इसलिए डिक्लेयर कर दी क्योंकि इलेक्शन में इनको फायदा मिला और उसका फायदा इनको बहुत ही अच्छी तरह से मिल गया। प्राइवेटाइजेशन इसके बाद धड़ाधड़ अनाउंस किया। जब 2019 लोकसभा इलेक्शन खत्म हो गया उसके बाद प्राइवेटाइजेशन को धड़ाधड़ अनाउंस किया गया, किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई। बैंक में जहां पर एक वक्त 2014 में 40,000 वैकेंसी आती थी, 32,000 वैकेंसी आती थी, अब वो वैकेंसी धीरे धीरे घटकर पिछले साल तक 12,000 रह गई थी। और अब जब प्राइवेटाइज हुआ तो वो वैकेंसी रह गई है सिर्फ 1200। आप यकीन मानेंगे 40,000 से वैकेंसी सिर्फ 1200 पे आ चुकी है। और ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले वक्त में ये जो 1200 वैकेंसी आप देख रहे हैं ना, ये 1200 वैकेंसी से भी नहीं बचेगी, इसको भी हटा दिया जाएगा। अब आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में यूपी में लागू हो रहा है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल यूपी में लागू हो रहा है। अब आपको पता होगा भैया गुजरात में किसकी गवर्नमेंट थी? बीजेपी। सबसे पहले पूरे देश में जो फिक्स पेमेंट वाला जो इश्यू है 5 साल तक 5,000 रुपये और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला, ये बीजेपी ने लागू किया था गुजरात में। अब ये सेम सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है यूपी में। और आपको पता होगा कि भैया सेंटर में किसकी सरकार है?
सेंटर में भी इन्हीं लोग की बीजेपी की सरकार है, तो सेंटर में भी इनको ये रूल अगर लाना होगा तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये कभी भी अचानक से ये रूल ला देंगे। आपको बताया कि इनको पूर्ण बहुमत प्राप्त है पार्लियामेंट में, संसद में इनको पूर्ण बहुमत प्राप्त है। अगर ये कोई भी बिल ला सकते हैं तो विपक्ष की तो औकात ही नहीं है, विपक्ष तो एकदम फेल हो चुका है आज के ज़माने में। को इनको रोक लिया इन्होंने, जो धारा 370 हटा दी। क्यों हटा दी? क्योंकि भाई इनके पास पूर्ण बहुमत था। इनको जो बिल लाएंगे वो रुकेगा नहीं। अगर राम मंदिर बनवाने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से नहीं आता तो ये तो ऑर्डिनेंस लाने की भी बात कर रहे थे कि ऑर्डिनेंस ला के सीधा हम पार्लियामेंट से ही राम मंदिर बनवा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत में आ जाए तो कितनी पावरफुल हो जाती है, और कई बार वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी कर सकती है, जिसको हम देख ही रहे हैं। और अगर आपको विश्वास ना हो कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला सिस्टम है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधा बताया जाएगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है, इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू हो चुका है। आपको पता होगा कि एसएससी एमटीएस की बात करूं, एसएससी एमटीएस जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें जितनी भी छोटी मोटी पोस्टें हैं ग्रुप डी की, वहाँ पर मोस्ट लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जा चुका है। अगर रेलवे की बात करूँ तो वहाँ तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों को रखा जा चुका है। एसएससी एमटीएस में एक टाइम था जहाँ पर 14 हज़ार वैकेंसीज आती थी 2014 में, कट ऑफ भी कम रहती थी। चलो कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम वैकेंसीज की बात करें 14,000 15,000 इस तरह की वैकेंसीज आती थी। लेकिन अब ये वैकेंसीज रह चुकी है, और भी 2-3 साल में एक बार वैकेंसी आ रही है, वो रह चुकी है मात्र 8,000 9,000। तो बाकी की वैकेंसी में किस तरह से भरा कर, बाकी के वैकेंसी में लोगों को वहाँ पर, ऐसा नहीं कि लोगों को काम की ज़रूरत नहीं है, कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं है, कर्मचारियों की ज़रूरत है, कर्मचारी काम भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको किस तरह से भर लिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर भर। ये इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, इस तरह से वहाँ पर उन लोगों को भर लिया गया है। अब यार, अब ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं वो अपने तरीके से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में भरती हैं। आपको पता होगा कि इनकी पॉलिटिकल पार्टियों में रैली करने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है। ये कौन लोग होते हैं? ये गंवार लोग ही होते हैं ना। कौन अपना काम छोड़कर, क्या आप कभी पॉलिटिकल पार्टी की रैली में गए हैं जहाँ पर 200 500 रुपये दिए जाते हैं लोगों को? तो इस तरह से सिस्टम चलता है। अब यूपी में जो ये सिस्टम आया है, संविदा का सिस्टम, आप ये सोचिए कि आप 7 से 8 साल तक तैयारी करें, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब लें, उसके बाद 5 साल तक आपको 5,000 रुपये दें। यहाँ पर आपको 7 से 8 साल तक की तैयारी में आप यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। 5 साल तक आपको सिर्फ 5,000 रुपये देते हैं, और 5,000 में भी फिक्स नहीं है। अगर आप सारे टेस्ट पास करते हैं तब जाके आपकी नौकरी फिक्स होगी। अगर मान लो आप किसी टेस्ट में 60% नहीं आए या फेल हो गए, अगर आप फेल हो गए तो आपको निकाल दिया जाएगा। मतलब ये 7 से 8 साल, ये आपके जो 5 साल हैं, ये 13 साल हो गए, और आपकी जो लाइफ के 21 ईयर हैं वो तो अलग ही, जिसमें आपने पढ़ाई की। मतलब ये जितनी पढ़ाई की आपने, ये सबका सब बर्बाद हो गया। अब इस दौरान आपने कोई स्किल भी हासिल नहीं की तो आप क्या काम करेंगे? भला अगर आपको यहाँ से निकाल दिया 5 साल बाद, आपको ऐसा माना गया कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, हम आपको नहीं रख सकते, तो आप क्या करेंगे? मतलब ये तो एक तरह का मजाक बन गया है। इसी को कहते हैं ना कि गवर्नमेंट ने सिस्टम को ऐसा बना दिया कि लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ अट्रैक्ट ही ना हो। अगर मान लिया ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो किसकी हिम्मत है कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा? जो किसी की हिम्मत नहीं है। अगर जो तैयारी करे ये सब होने के बाद भी, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे गधा। उसके लिए एक ही शब्द है कि वो बोला जाएगा गधा। भाई कौन करेगा इस तरह से तैयारी? तो ये बहुत बड़ी साजिश है कि लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट ही ना हो। समझ रहे हैं आप? और दूसरा, अभी ये जो बिल आया है ये कैबिनेट में पास होना अभी बाकी है, कैबिनेट में पास नहीं होना है। अगर कैबिनेट में पास हो गया तो भैया सब तो खत्म हो गया खेल, कुछ नहीं कर सकते आप। तो कैबिनेट में पास ना हो उसके लिए जितने स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह से हम एसएससी और आरआरबी के टाइम पर सब एक हुए थे, यूनाइट हुए थे, उसी तरह से हमें फिर से यूनाइट होने की ज़रूरत है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कुछ नहीं होना है। अगर सेंटर में इस तरह का बिल आ गया तो सब तो खत्म हो गया बात, क्योंकि सेंटर में इनके पास पूर्ण बहुमत है। आप सभी को पता है कि हिटलर ने कहा था ना कि जनता को इतना चूस लो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। तो आज का इस समय भी ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरह से भक्ति पूरे विश्व पर सबके दिमाग पर जोरों शोरों से छाई हुई है, इस तरह से ऐसा ही लग रहा है कि जनता को इतना चूस लिया गया है कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझ रही है। अब आपको समझना होगा कि ये जो गवर्नमेंट, अगर जब ठीक है, ये गवर्नमेंट अगर बात करती है कि हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं देश के भले के लिए, ठीक है, तो आपने जो खुद की जो पोस्टें हैं उनको प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जो खुद एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा रहे हैं हमारे टैक्स से दिए हुए पैसे, आपको पता होगा कि जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, पूरा जो देश चल रहा है वो हमारे टैक्स से दिए हुए पैसे से चल रहा है। तो आप हमारे टैक्स के द्वारा दिए हुए पैसे को क्यों यूज कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए? आप एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट क्यों ले रहे हैं? उसको भी आपको नकारना होगा। हम भी 6-6 महीने पर आपका टेस्ट लेंगे, हर 6 महीने पर सीएम का इलेक्शन होगा, हर 6-6 महीने पर पीएम का इलेक्शन होगा। हम डिसाइड करेंगे कि आपने अपना काम सही तरीके से किया कि नहीं किया। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था कि हम 2
करोड़ रोजगार दूंगा। तो भैया बताओ कि 2 करोड़ रोजगार का क्या वादा जो था, 2 करोड़ रोजगार का, वो पीएम का पूरा हुआ? हमको तो 6 महीने बाद टेस्ट लेना था इनका कि भैया 2 करोड़ रोजगार का तुमने वादा दिया था वो तो पूरा नहीं हुआ, चलो भाई अब तुमको हम निकाल रहे हैं, अब तुम पीएम बनने के लायक नहीं हो। इन्होंने वादा किया था कि मैं मेक इन इंडिया करूंगा। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है। क्यों? क्योंकि कंपनियां आने को यहाँ पे तैयार ही नहीं है। इतने बड़े लेवल पर आपने देश में करप्शन फैला हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है नहीं। तो ऐसे बड़े बड़े वादे किए कि हम वो लाएंगे, क्या, काला धन वापस लाएंगे। काला धन वापस लाएंगे तो लोगों को 15-15 लाख ऐसे मिल जाएंगे। तो क्या आपने दिया? हमको भी 6 महीने बाद आपका टेस्ट लेना था कि क्या आपने 15-15 लाख जो लाने का वादा किया था, देने का वादा किया था, काला धन वापस लाने का वादा किया था, क्या वो पूरा हुआ? और जब ये सब बातों पर इनकी बात नहीं बनती तो ये बोलते हैं पकोड़े तलो। भैया अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पकोड़े तलना है या अपने अधिकार के, अपना आपका जो हक है उसको प्राप्त करना है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।